नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज फिर से एक बार 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। और देखिए, अपनी कॉपी और पेन आप निकाल लें और फटाफट जल्दी से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसी प्रकार से आप अपने प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, हमारे क्लास का आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 एक अति परवलय को प्रदर्शित करेगा यदि चार ऑप्शन आपके पास में है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represent a hyperbola if a b c d चार ऑप्शन आपके पास में है। मुझे बताइए कि व्यापक द्विघात समीकरण अति परवलय को प्रदर्शित करने की शर्त क्या हुआ करती है। ठीक है, तो चलिए यहां से बात करेंगे। राम प्रकाश जी, आपका आंसर आ रहा है और आपका उत्तर सही है। देखिए, हम बात करते हैं व्यापक द्विघात समीकरण अति परवलय को निरूपित करेगी। देखिए, दो शर्तें होती है। एक, डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेल्टा 0 के बराबर हो गया इसका मतलब वहां पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाती है। और दूसरी शर्त होती है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो। तो अपना जो चार ऑप्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एच स्क्वायर, एच कौन है? एक्स वाई के गुणांक का आधा जो कि 0 है, ग्रेटर देन ए का अभिप्राय ए से है और बी का अभिप्राय बी से है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो बताइए क्या पोजिशन बन रही है हमारी? यहां पर ए बी की तरफ छोटा मुंह है, ए बी इज लेस देन 0। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में आपका आया होगा कि जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तब अति परवलय की बात होगी। वापस से रिपीट कर देता हूं, जब यहां पर व्यापक द्विघात समीकरण के अंदर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और एच स्क्वायर बराबर ए बी अगर होता है तो वह परवलय को रिप्रेजेंट करती है। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है तो वह दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करती है, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होने की स्थिति के अंदर वह अति परवलय को रिप्रेजेंट करती है। और चूंकि एच का मान यहाँ पर 0 है तो 0 इज ग्रेटर देन ए बी हो गया। इट मीन्स ए बी इज लेस देन 0। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक परवलय आपको दिया है पैराबोला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 की नाभि है। फाइंड द फोकस ऑफ पैराबोला। जल्दी से कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका शीर्ष देखें। अगर शीर्ष 0 0 है तो फिर नाभि a0 या 0a की स्थिति में होती है। a0 कब होता है? जब हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर की फॉर्म का होता है। और 0a कब होता है? जब हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर की फॉर्म वाला हुआ करता है। चलिए जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में शीर्ष निकालना है। अगर शीर्ष बिंदु, चूंकि इस पैराबोला के अंदर शीर्ष आपका 0 0 नहीं होगा, शीर्ष एच के की रूप के अंदर होगा, तो जो नाभि के निर्देशांक a0 या जो 0a का रूप रहेगा उसके साथ में हमें एच के ऐड करना होगा। चलिए मैं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सर, हमारा रिजल्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि x का पद द्विघातीय है तो x को मुझे लेफ्ट में रखना है। x के जितने भी पद हैं एक्स स्क्वायर x की स्थिति वाले, और बाकी को आपको राइट के अंदर डालना है। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 4। चलिए यहाँ से दो कॉमन करने की बात करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x, या एक काम करें, 2 का भाग सब में लगा लेते हैं।
चलिए जी, तो जैसे ही आप 2 का भाग लगाते हैं तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स, सामने भी 2 का भाग लगाते हुए -5/2 वाई प्लस 2। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया की बात करूंगा, और जब पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो x का गुणांक कौन है, -3/2, उसका आधा क्या है, -3/4, उसका वर्ग क्या है, 9/16। तो मैं यहाँ पर 9/16 जोड़ने की बात करूंगा। वापस सुने कि ये 9/16 कहाँ से आया है। x का गुणांक -3/2, उसका आधा -3/4, वर्ग 9/16 जोड़ना, तो एक्स स्क्वायर -3/2 एक्स प्लस 9/16 लेफ्ट के अंदर जोड़ा, -5/2 वाई प्लस 2 और 9/16 राइट के अंदर भी आपने जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड साइड x -3/4 का होल स्क्वायर बनाता है, राइट हैंड साइड -5/2 वाई, 16 लसअप लेने पर 16 दूना 32 और 9 41/16 की स्थिति है। यहां पर भी y का गुणांक आपको कॉमन निकालना होगा, तो स्थिति क्या बनी हमारी, x -3/4 होल स्क्वायर -5/2 जबरदस्ती हमारे द्वारा कॉमन लिया जाएगा, और जब जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो y प्लस 41/16 में हम भाग देंगे -5/2 का। फाइनल कैलकुलेशन, x -3/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/2, चलिए इधर से y प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया, 2 से हमारा 16 कट गया 8 बार, और 8 का 5 से गुणा 40, तो ये हो गया -41/40। ठीक है, ये जो है अपना 1/5 की स्थिति में होगा, 8 और 5 का गुणा कितना हो गया, 40 के बराबर हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट सर, अटेंड करना है। चलिए सर, तो अब यहाँ पर x -3/4 का होल स्क्वायर बराबर -5/2 y -41/40 की स्थिति बनेगी हमारी। तो कुल मिलाकर के जब मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर, तो तुलना करने पर 4a माइनस का 5/2 या a का मान माइनस का 5/8, पहला काम तो ये बनकर क्या आ रहा है। इसका शीर्ष बिंदु क्या हुआ, शीर्ष बिंदु x का मान 3/4 और y के लिए 41/40, ये शीर्ष हो गया। अगर शीर्ष 0 0 नहीं है तो नाभि के लिए, चूंकि एक्स स्क्वायर का फॉर्म है और एक्स स्क्वायर के फॉर्म के अंदर क्या करना होगा हमें, भाई 0, की स्थिति होती है और शीर्ष आपके h, k का रूप हुआ करता है। ये जो रूप है ये हमारा h, k का रूप है। तो चलिए देखते हैं हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है। यहाँ पर नाभि चाहिए, बेसिकली 0, a की स्थिति है, लेकिन प्लस h और प्लस k आप जोड़ें तो रिजल्ट क्या है 0। h का मान कितना हो गया, h का मान शीर्ष से है 3/4 और a का मान -5/8 और k का मान 41/40। सॉल्व करते हुए हमारा फाइनल आंसर रहा 3/4 और इधर 40 लसअप लेते हुए 8 का भाग 5 बार, माइनस का 25 प्लस का 41 16, और इसको हल करें 3/4, ये 16 और 40 8 के पहाड़े से हम लोग काट लेते हैं, तो 8 के पहाड़े से काटने पर 8 दूना 16/5 कितना रहा सर 3/4, 2/5,
ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा। प्रश्न हम लोगों ने, देखिए हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए टेक्निकली, है ना, कि क्लास के अंदर आप लेट ज्वाइन किए होंगे नेट प्रॉब्लम के कारण, तो आपके लिए वापस से मैं बात कर रहा हूं कि देखिए हम लोगों ने एक प्रश्न तो ये डिस्कस किया था कि जब आपका व्यापक द्विघात समीकरण था, ये अति परवलय को प्रदर्शित कब करेगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी की बात हो जाए, तो ये अति परवलय को रिप्रेजेंट करेगा। और h का मान 0 था तो ए बी इज लेस देन 0 हो गया। दूसरा प्रश्न अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, परवलय का शीर्ष और नाभि क्या। तो परवलय को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तुलना करते हुए a का मान निकाला। चूंकि x स्क्वायर बराबर 4ay की स्थिति बन रही है तो नाभि जो है वो 0,a की स्थिति में है। और चूंकि शीर्ष आपका 0 0 नहीं है तो 0,a के अंदर h और k आप ऐड कर रहे हैं और अपना आंसर दे रहे हैं 3/4 और 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कुछ इस प्रकार से, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु t1 पर खींची अभिलंब परवलय को पुनः t2 पर मिलता है तो कौन सा परिणाम सही होगा। भाई t1 और t2 के हमारे जो परिणाम, 3 परिणाम हम लोगों ने पढ़े हैं। चलिए कुछ आंसर्स आ रहे हैं। मनोज जी आपका आंसर गलत आ रहा है, रघुवीर जी आपका आंसर गलत आ रहा है, जसवंत जी आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। देखिए 3 परिणाम हमारे होते हैं और इसके अंदर ये परिणाम क्या है, t1 पर खींचा अभिलंब वापस t2 पर मिलता है तो t2 इज इक्वल टू -t1 -2 अपॉन t1 होता है। ध्यान दें, सबसे पहली चीज 3 परिणामों में क्या हो गया, भाई परवलय कुछ भी हो, यहां पर t के परिणाम परवलय पर डिपेंड नहीं करते हैं। परवलय y स्क्वायर 4ax हो जाए या x स्क्वायर बराबर 4ay हो जाए। पहला परिणाम परवलय के बिंदु t1 से खींची नाभीय जीवा फोकल कॉर्ड, नाभीय जीवा परवलय को पुनः t2 पर मिले तो ये परिणाम होगा t1 t2 बराबर -1। लेकिन यहां शब्द होना अनिवार्य है, नाभीय जीवा फोकल कॉर्ड आपका शब्द होगा। नंबर दूसरा परिणाम, परवलय के बिंदु t1 पर या t1 से खींचा अभिलंब परवलय को पुनः t2 पर मिले। जब हमारा शब्द अभिलंब आ रहा है, t1 से खींचा अभिलंब t2 पर मिले तो रिजल्ट है t2 बराबर -t1 -2 अपॉन t1। और इसी प्रकार से तीसरा परिणाम आपने देखा होगा, परवलय के बिंदुओं t1 व t2 पर खींचे अभिलंब, पर खींचे अभिलंब परवलय को पुनः एक ही बिंदु पर मिले, एक ही बिंदु पर मिले तो रिजल्ट हमारा क्या होता है, t1 t2 बराबर 2। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं, कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको जो है आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। फिलहाल बात हो रही थी t1 पर खींचा अभिलंब परवलय को वापस t2 पर मिलता है, चूंकि अभिलंब है t1 से खींच रहा है t2 पर मिल रहा है तो t2 इज इक्वल टू -t1 -2 अपॉन t1, ये आपका रिजल्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है, वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का नियामक वृत्त है। फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल। फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बताइए वृत्त का नियामक वृत्त क्या पढ़ा है हम लोगों ने? आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। भाई इससे आसान सवाल नहीं हो सकता है सर। वृत्त का नियामक वृत्त, चलिए जसवंत जी आपका आंसर आ रहा है, गलत उत्तर आ रहा है आपका। राम प्रकाश जी आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। भाई हमारे दिमाग में आना चाहिए नियामक वृत्त जो होता है वो मूल वृत्त का सकेंद्रीय वृत्त होता है। और मनीषा जी आपका आंसर भी इस प्रश्न के लिए गलत आ रहा है। देखिए हम बात करेंगे वृत्त का नियामक वृत्त। वृत्त का संकेंद्रीय वृत्त होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। इसका मतलब यह है कि नियामक वृत्त का केंद्र और वृत्त का केंद्र एक होता है। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या हुआ? नियामक वृत्त का केंद्र मूल वृत्त का केंद्र होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नियामक वृत्त की त्रिज्या, नियामक वृत्त की त्रिज्या मूल वृत्त की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। यानी मूल वृत्त की त्रिज्या क्या है, मूल वृत्त का केंद्र क्या है। वृत्त जो नियामक वृत्त है, डायरेक्टर सर्कल है, वह मूल वृत्त का केंद्र, उसका केंद्र एक होगा लेकिन त्रिज्या वर्गमूल 2 गुनी होगी। इसी बीच एस के मौर्य साहब आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करता हूं तो दिए वृत्त का केंद्र क्या है? दिए वृत्त का केंद्र है 0 0 और त्रिज्या क्या है 5। तो इसके नियामक वृत्त की बात अगर करते हैं, डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त का केंद्र तो वही रहेगा 0 0 और त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या जो होगी 5 वर्गमूल 2 हो जाएगी। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए अपना आंसर क्या हो गया। हमारा आंसर इस फॉर्मूले से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर केंद्र त्रिज्या रूप वाले वृत्त के फॉर्मूले से हमारा निकलने वाला है। ठीक है जी। और जब ये निकलेगा तो स्थिति क्या रहेगी हमारी? h और k 0 0 हो गया तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर और एक स्थान पर 5 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 50 अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मनीषा जी दूसरा जो कमेंट, दूसरा चांस है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है अति परवलय आपको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 32 की उत्केंद्रता क्या है? फाइंड द eccentricity of the hyperbola. Find the eccentricity of the hyperbola 4x square minus 9y square minus 8x is equal to 32। देखिए वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए प्रश्न को हल करना, लेकिन उसके साथ के अंदर 3 चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। अगर उत्केंद्रता की बात करनी है, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष दीर्घवृत्त के अंदर, और यहाँ पर
हमारे लिए अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष अति परवलय के अंदर वो ज्ञात करना है, या नाभि लंब की लंबाई की बात करनी है, तो हमें अति परवलय हुआ या दीर्घवृत्त हुआ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो आपको करना होगा भाई, अगर नाभि निकालना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन नाभि लंब की लंबाई की बात है, उत्केंद्रता की बात है, हम बाय ऑब्जर्वेशन उस प्रश्न को हल करने की स्थिति में रहते हैं। चलिए फटाफट जल्दी से कोशिश करें आप। चलिए, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। मैं यहां पर देखिए बात करेंगे ए और बी के मानों के ऊपर जो परिणाम डिपेंड हो रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मनीषा जी, आपका एक आंसर आ रहा है, लेकिन जो कमेंट आपने टाइप किया वो किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, यहां पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा बी स्क्वायर का रोल प्ले करता है, और वाई स्क्वायर का गुणांक जो धनात्मक मान है, वाई स्क्वायर का गुणांक अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाए, धनात्मक मान वो ए स्क्वायर का रोल प्ले करता है। तो इस प्रश्न के अंदर बी स्क्वायर 4 के बराबर है और ए स्क्वायर आपका 9 के बराबर है। और जब मैं उत्केंद्रता की बात करता हूं, और ये आपका अति परवलय है, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की बात होगी। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर, एक मिनट सर गलत कर दिया मैंने, बी स्क्वायर का मतलब 4 है और ए स्क्वायर का अभिप्राय बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर 9 हो गया। हल करते हुए वर्गमूल में 13/9, जो कि रिजल्ट क्या रहा, वर्गमूल 13/3 अपने प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, चूंकि ए और बी के ऊपर दीर्घवृत्त के लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाइयां, अति परवलय के लिए अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाइयां, या नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए की स्थिति के अंदर, या उत्केंद्रता की जहां बात होती है वहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक हमारा पॉजिटिव वैल्यू ए स्क्वायर का रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के अपना आंसर नंबर बी। एस के मौर्य जी, आपका आंसर सही है, और मनीषा जी में भी टाइपिंग की एरर हो रही है, 3 के स्थान पर 2 आपका टाइपिंग नजर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, एक अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 का व्यास 3x प्लस 2y बराबर 0 है, इसका संयुग्मी व्यास क्या होगा। 1 डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी 1 डायमीटर ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स कंजुगेट डायमीटर। अच्छा सा प्रश्न है, आपके परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके एक जैसे होते हैं, दीर्घवृत्त के लिए और अति परवलय के लिए। तो प्रश्न जो है एक बार आपका बन करके आया हुआ है। भाई एक व्यास आपके पास में है, उस व्यास की प्रवणता m1 हो जाएगी, और अगर दीर्घवृत्त है संयुग्मी व्यास के लिए जो कंडीशन है आपके दिमाग में आना चाहिए, m1 m2 गुणा क्या, अति परवलय के लिए m1 m2 गुणा क्या, और उसके आधार पर हम संयुग्मी व्यास का मान ज्ञात करेंगे। चलिए यहां पर मनोज जी आपका आंसर आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका आंसर सही होना चाहिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, जब क्लास के अंदर डिस्कस किया था तब भी हमने 3-3 स्टार लगा करके, और इस प्रकार के 2-2 प्रश्न हम लोगों ने दीर्घवृत्त में भी किए थे, अति परवलय के अंदर भी डिस्कस किए थे। चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूं, मनोज जी के अलावा किसी का आंसर नहीं आ रहा है। देखिए दिया व्यास क्या है, जो व्यास दे रखा है वो है 3x प्लस 2y बराबर 0। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा y बराबर -3/2x के रूप में, और जब मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर रहा हूं -3/2x के रूप में, तो m1 क्या हो गया,
m1 -3/2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब बात करता हूं संयुग्मी व्यास। भाई संयुग्मी व्यास क्या होता है? y इज इक्वल टू m2x होता है संयुग्मी व्यास, क्योंकि हमने देखा है कि व्यास जो है वो सेंटर से जाएगा, इसमें अचर पद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर दीर्घवृत्त के लिए बात कर रहा हूं। दीर्घवृत्त और संयुग्मी व्यास की कंडीशन क्या? संयुग्मी व्यास की कंडीशन है m1 m2 इज इक्वल टू -b² और अति परवलय की एक बात होती तो कंडीशन होती m1 m2 बराबर b² की कंडीशन होती। तो चलिए यहां पर m1 का मान -3/2, m2 बराबर -b² 4 a² 9, माइनस से माइनस काटते हुए m2 का मान यहां से निकाल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m2 बराबर 8/27, ये हमारा m2 का मान हो गया। और जैसे ही m2 का मान रखेंगे संयुग्मी व्यास y बराबर 8/27 गुणा x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 27y बराबर 8x और पक्षांतरण के बाद में 8x - 27y बराबर 0 अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए के द्वारा परिणाम दिया जा रहा है। देखिए एस के मौर्य जी, इस बार आपका आंसर गलत था। मनीषा जी, आपका आंसर हमारा सही था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा के लिए जरूर जरूर पढ़ करके हम लोगों को जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, परवलय y² बराबर 8x के नाभि लंब के सिरों को परवलय के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं के मध्य कोण कितना है? फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस विच ज्वाइनिंग the end points of a latus rectum of a parabola y² is equal to 8x to its vertex। परवलय के नाभि लंब के सिरों को परवलय के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y² is equal to 8x to its vertex। चलिए थोड़ा सा इंतजार करता हूं आपके उत्तर के लिए। देखिए इस क्लास का अर्थ, उद्देश्य और बेनिफिट तभी आपको नजर आएगा जब हम लोग जो टॉपिक कहा गया है कि भाई इसके प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मतलब 24 घंटे में 48 घंटे के अंदर उसको जो है एक बार आप बढ़िया से अच्छे से रिवाइज कर लें। जब रिवीजन कर लेंगे, फॉर्मूले आप पढ़ लेंगे, प्रश्नों को देख लेंगे, तब हम लोग जल्दी से हम प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इस बार आपका आंसर नहीं है किसी का भी। देखिए परवलय y² बराबर 8x इस प्रकार से बनेगा, जो राइट हैंड साइड के अंदर ओपन होगा, पहली चीज। ठीक है, इसकी जब तुलना करता हूं मैं तो यहां पर a का मान 2 के बराबर होता है, क्योंकि 4a 8 के बराबर है और a का मान 2 हो गया। हमने क्या कहा? नाभि लंब के सिरे, ये इस प्रकार से नाभि लंब के सिरे रहेंगे, एक L एक L'। दिमाग में होना चाहिए L होता है a, 2a, L' होता है a, -2a। और प्रश्न हमारा कह रहा है इसका जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, मान लेते हैं a है, इससे मिलाने वाली रेखाओं के मध्य का कोण कितना होगा? ये वाला कोण। अब देखो शीर्ष आपका 0 0 है, y² बराबर 8x के अंदर, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये तो ठीक है, इन 4 ऑप्शन में कहीं 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं है। अदरवाइज जब विद्यार्थी इसका डायग्राम बनाता ना, और डायग्राम बना करके अपने मन से 90 सोच करके 4 ऑप्शन में अगर 90 होता है तो अपना रिजल्ट दे देता है। तो ये तो बेसिकली आपके लिए अच्छी स्थिति है कि 4 ऑप्शन में 90 डिग्री नहीं है, ये ध्यान देना। अदरवाइज हम लोग गलती करेंगे और 100% गलती करेंगे। ध्यान दीजिए। तो मुझे बताइए L कौन है यहाँ पर? L a, 2a, तो L हो गया आपका 2, 4। L' क्या हो गया? a, -2a, तो L' हो गया 2, -4। शीर्ष बिंदु a आपका हो गया 0 0। अब मुझे इस a L और a L' के मध्य का कोण चाहिए,
तो रेखाओं की प्रवणताओं की बात करें और दो रेखाओं के मध्य का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आप लगा दें। तो यहां से बात करूंगा मैं AL की प्रवणता, AL की प्रवणता स्लोप ऑफ AL जो कि m1 का रोल प्ले करने वाला है, फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y2 माइनस y1 L में से घटाने की बात कर रहा हूं। y2 माइनस y1 4 माइनस 0 बटे में 2 माइनस 0, ये 2 बन गया। इसी प्रकार से AL डैश की प्रवणता की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ AL डैश जो कि m2 होगा, फॉर्मूला आपका सेम रहा y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 0, ये आपका माइनस 2 हो गया। तो AL की प्रवणता 2 और AL डैश की प्रवणता क्या हो गई, माइनस 2। अब AL और AL डैश के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण हम लोगों ने पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो दो रेखाओं के मध्य कोण होता है उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 2 माइनस ऑफ माइनस 2 बटे में 1 प्लस m1 m2 2 गुणा माइनस 2। सॉल्व करते हुए tan थीटा बराबर 4 बटा माइनस 3, चूंकि धनात्मक मान है तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, 4 बटा 3, और थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 4 बटा 3। ये अपना आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका आंसर है। क्लियर है? तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं करना था, नाभि लंब के सिरे क्या हैं, A2A और A माइनस 2A नाभि लंब के सिरे हैं और शीर्ष को मिलाना है, शीर्ष आपका 0 0 है। AL की प्रवणता, AL डैश की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल दी, जो m1 m2 का रोल प्ले करेगी, और दो रेखाओं के मध्य का कोण tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से अपना प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया। आगे बढ़ते हुए अगला जो प्रश्न है, रेखा y बराबर mx प्लस c पर वलय y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करती है, इसका स्पर्श बिंदु क्या है। लाइन y is equal to mx plus c touches the parabola y square is equal to 4ax, then the coordinates of a point of a intersection कह दें, है ना, चलिए आंसर आ रहे हैं हमारे। रघुवीर जी आपका आंसर सही है, मनीषा जी आपका भी उत्तर सही है, राम प्रकाश जी आपका उत्तर सही आ रहा है। भाई देखो, मैंने आपको कहा भाई या तो आप याद रखें तो बढ़िया है, याद नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेखा को और परवलय को संतुष्ट करवा दें। भाई स्पर्श बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु बाय ऑप्शन आपको करना है, तो रेखा और परवलय को संतुष्ट करे ऐसा बिंदु हमारा स्पर्श बिंदु रहेगा। और आपके लिए बेटर क्या रहेगा, पहले परवलय को संतुष्ट करवा दो। देखो रेखा को क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, रेखा के अंदर C भी आ रहा है, और अगर ये C आ रहा है तो C का मान क्या रखना पड़ेगा मुझे, भाई अगर परवलय y स्क्वायर की फॉर्म में है, कोई रेखा अगर उसको स्पर्श करती है, स्पर्शता का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर टेंजेंसी C बराबर A अपॉन M होता है। तो अगर ये भी याद है तो मैं रेखा की बात करूंगा, नहीं तो पहले परवलय की बात पहले कर लेते हैं। तो अगर स्पर्श बिंदु है तो परवलय को संतुष्ट कराएं, अगर इन केस एक से अधिक बिंदु अगर संतुष्ट करते हैं परवलय को, तो फिर रेखा को भी संतुष्ट करवाना होगा। चलिए मैं बात करता हूं फिलहाल परवलय, क्योंकि इसमें C नहीं है मेरे पास में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं मैं, ऑप्शन के द्वारा इसको हल करने की आपसे बात कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए रखने पर a बाय एम स्क्वायर का हो गया लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर बटा m की घात 4, 4a बाय m, तो ये आपस के अंदर बराबर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी के बारे में विचार करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी a बाय एम स्क्वायर से y स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटा m की घात 4 हो गया, और हाँ जी y
एक मिनट, गलत कर दिया, तो इसका ये भी गलत कर दिया मैंने भाई। y का मान ऑप्शन नंबर ए में वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, a बाय एम है ना, गलत कर दिया था हमने। तो a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये 4a x का मान a बाय एम स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बाय एम स्क्वायर 4a स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। y का मान 4a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 4a x का मान a अपॉन एम स्क्वायर, तो ये मान आपस में बराबर है। अब दो स्थितियां हैं, या तो मैं सी और डी को चेक करूं, और या ऑप्शन नंबर बी ने चूंकि परवलय को संतुष्ट किया तो मैं रेखा को भी संतुष्ट कर दूं। ठीक है, वैसे अगर परवलय को आप सेटिस्फाई करवाएंगे तो कोई और वैल्यू परवलय को संतुष्ट करने वाली नहीं है। ध्यान दीजिए, सी की बात करूंगा तो वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बटा एम की घात 4 हो जाता है, और 4a एक्स का मतलब 2a बाय एम, तो एक तरफ m की घात 4 हर में है, एक तरफ m हर में है, तो C ने परवलय को संतुष्ट नहीं किया। जब ऑप्शन नंबर डी की बात करूंगा तो वाई स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो गया, और 4a x का मतलब 2a बाय एम स्क्वायर हो गया, तो ये भी आपस के अंदर बराबर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हुआ। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने जब सेटिस्फाई करवाया, केवल परवलय से अपना काम चल गया। इन केस अगर ऐसे कोई दो बिंदु होते एक से अधिक ऑप्शन में कि जो परवलय को संतुष्ट करे, तो फिर उसके लिए मुझे अभी तो अपना आंसर आ चुका है केवल पैराबोला को काम ले लेने से। लेकिन अगर रेखा के बारे में बात करेंगे तो रेखा हमारी देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी में c किसको लाओगे, सी ए बटा एम होगा, क्योंकि रेखा जब परवलय वाई स्क्वायर की फॉर्म में है स्पर्श करने की शर्त c बराबर a अपॉन एम होती है, और जब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर हुआ करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको देखता हूं, केवल ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं। तो y के स्थान पर 2a बाय एम है, चलिए इधर m का मतलब m से है, x के स्थान पर a बाय एम स्क्वायर प्लस a अपॉन एम, सॉल्व करने पर m से m कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 2a बाय एम था, a बाय एम जुड़ करके 2a बाय एम, ये आपस में बराबर हो गया। तो जब रेखा को संतुष्ट करवाएंगे तो c भी रिप्लेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न है, अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के शीर्षों पर स्पर्शी द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल कितना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया, हाँ सही है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल formed by tangent at vertices, tangents at vertices of hyperbola x square upon a square plus y square, sorry minus y square upon b square is equal to 1। अति परवलय के शीर्ष पर स्पर्शी के द्वारा खींचा बनने वाला आयत का क्षेत्रफल। चलिए अपना जो आंसर आ रहा है, राम प्रकाश जी आपका आंसर गलत आ रहा है, रघुवीर जी आपका आंसर भी गलत आ रहा है। जसवंत जी आपका भी आंसर गलत आ रहा है। चलिए दूसरा जो है चांस ले रहे हैं राम प्रकाश जी, अभी भी उत्तर गलत आपका आ रहा है। एस के मौर्य जी आपका भी आंसर मुझे गलत लग रहा है। चलिए इसको हल करते हैं। मौर्य साहब आपका भी आंसर गलत है। देखिए जब हम हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है भाई, यहाँ पर इस प्रकार से एक अनंत स्पर्शी है, एक यहाँ पर अनंत स्पर्शी है। हम अति परवलय के शीर्षों पर, यानी अति परवलय और इसके संयुग्मी अति परवलय, एक इसके अंदर है ना चूक गया मैं, अति परवलय और संयुग्मी अति परवलय है ना, ये शब्द जो है ये आना चाहिए भाई। आप शीर्ष पर स्पर्शी डाल रहे हैं, अति परवलय और संयुग्मी अति परवलय के शीर्ष पर बनने वाला आयत। तो ध्यान दीजिए ये तो एक आपका ऐसा संयुग्मी अति परवलय बनेगा, ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर ये अति परवलय बन रहा है आपका।
अब इसके शीर्ष पर स्पर्शी, शीर्ष का मतलब ये बिंदु A है, ये बिंदु A डैश है, यहाँ पर ये बिंदु B है और ये बिंदु B डैश है। तो अति परवलय और अति परवलय दे दिया x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 और इसका संयुग्म में अति परवलय। ठीक है, शीर्ष पर स्पर्शिका मतलब है A पर स्पर्शरेखा खींची जाए वो स्पर्शरेखा इस प्रकार से होगी, B पर स्पर्शरेखा खींचे वो स्पर्शरेखा हमारी इस प्रकार से हो रही है। इसी प्रकार से A डैश पर स्पर्शरेखा बनेगी वो ऐसी स्थिति में, और B पर स्पर्शरेखा बनेगी वो हमारी ऐसी स्थिति। ये जो आयत बनेगा उसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। लंबाई का मतलब A से A डैश की दूरी है और चौड़ाई का अभिप्राय B डैश की दूरी है। बताइए A डैश के बीच के मध्य की दूरी, A के निर्देशांक A0, A डैश माइनस A0, A डैश के मध्य की दूरी कितनी हो गई? 2A के बराबर हो गई, क्योंकि यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से A दूरी राइट के अंदर है और A दूरी नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट के अंदर है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 2A के बराबर। इसी प्रकार से B डैश, B के निर्देशांक 0, B और B डैश के निर्देशांक 0, -B, इसके मध्य की दूरी यह 2B के बराबर हो गई। तो कुल मिला कितना हो गया? 4AB। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। और मनीषा जी आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेखा एक लाइन दे रखी है, 2x + y + 3 = 0, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स x² + 4y² = 4 की एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई क्या है? द लाइन 2x + y + 3 = 0 is a chord of an ellipse x² + 4y² = 4, then find the length of chord। दीर्घवृत्त की जीवा की लंबाई। देखिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रश्न नहीं है, कैलकुलेशन का हमारा प्रश्न है, और कैलकुलेशन का हमारा प्रश्न यानी फॉर्मूला याद होगा तो कैलकुलेशन होगी जीवा की लंबाई के लिए। देखिए सर, रिवीजन करना, फॉर्मूलों को पढ़ना, याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ प्रश्न सीधे कॉन्सेप्ट के होंगे, कुछ डायरेक्ट जो है अप्रोच के, जो हम लोगों को परिणाम जैसे T1 T2 वाला प्रश्न था वो हमको याद हो सकता है। कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव होंगे जो हमको करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब एक शॉट के अंदर हम लोगों को फॉर्मूला पता हो। केवल सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या होगा तो उलझ जाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दें भाई, रेखा जो है 2x + y + 3 = 0 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। y = -2x - 3, तो यहाँ पर m का मान -2 और c का मान -3। पहले तो रेखा से हमने m और c निकाल दिया। अब बात करेंगे दीर्घवृत्त के बारे में, इलिप्स। और इलिप्स है x² + 4y² = 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 का भाग देते हुए x² / 4 + y² / 1 = 1, तो a² आपका 4 हो गया, b² 1 हो गया, a का मान 2 और b का मान 1 हो गया। चलो अब बात करेंगे जीवा की लंबाई। और जीवा की लंबाई का फॉर्मूला कुछ याद है या नहीं है? जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या है? 2ab अपॉन a² m² + b² स्क्वायर रूट ऑफ 1 + m² a² m² + b² - c²। चलिए मान रखते हैं इसके अंदर 2,
ए का मान 2, बी का मान 1, ए स्क्वायर एम स्क्वायर 4, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 रहा, ए स्क्वायर 4 है, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, बी स्क्वायर 1 है, माइनस सी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 है। चलो सर, ये रहा 4 बटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 है ना, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 4 का गुणा 16 और 1 17, स्क्वायर रूट के अंदर 5 गुणा 16, 17 में से 9 गया 8, इसको मैं 4 गुणा 2 के रूप में लिख लेता हूँ, 4 बटा 17 वर्गमूल में 5 गुणा 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2 के रूप में, तो 4 बटा 17 गुणा 2 वर्गमूल 10, और हमारा आंसर क्या रहा, हमारा उत्तर रहा 8 वर्गमूल 10 बटा 17, ये अपने प्रश्न का उत्तर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर रहा। ठीक है जी, चलिए, तो कैलकुलेशन थी इस प्रश्न में। तो बेसिकली हमारा प्रश्न एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको मैं 3 स्टार लगा ही देता हूं। रेखा y बराबर mx प्लस सी के किस मान के लिए परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a को स्पर्श करेगी? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी विल टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। अगर पैराबोला अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो c का मान अगर y स्क्वायर का रूप है तो a बाय एम हो जाता। अगर पैराबोला x स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पैराबोला हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेकिन मनोज जी, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, सबसे पहले उत्तर आ रहा है और बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्या करने वाले हैं इसमें? मुझे लग रहा है राम प्रकाश जी आपका भी आंसर सही आ गया है। रघुवीर जी आपका भी उत्तर सही है। चलिए भाई, हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। अगर बात करते हैं, देखो, अगर आपको याद रहता है तो c इज इक्वल टू ए बाय एम प्लस ए एम, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड है, इसके अंदर कहीं कोई चेंजेस हो नहीं सकता है। आप उत्तर को ऐसा याद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे सर? रेखा के समीकरण से y का मान परवलय के समीकरण में रखते हुए परवलय की x में द्विघातीय समीकरण को प्राप्त करना है, और स्पष्टता के प्रतिबंध के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करते हुए अपना परिणाम प्राप्त करना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा? रेखा का समीकरण, उससे किसका मान? y का मान x के पदों में कहाँ रखोगे? परवलय में। y हट जाएगा, पूरी समीकरण x की द्विघातीय समीकरण हो जाएगी। और जब x की द्विघातीय समीकरण उसको अरेंज करना, एक्स स्क्वायर का पद, x का पद और अचर पद बराबर 0 के रूप में, और फिर वहां से स्पष्टता के प्रतिबंध के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करते हुए अपना आंसर देंगे। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y का मान ऑलरेडी मेरे पास में है, y स्क्वायर बराबर 4a x प्लस a, और ये y का मान इक्वेशन नंबर 1 से आपको रखना है। एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a। प्रसार करने पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस 4a स्क्वायर। ये x की द्विघाती समीकरण। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब x का पद, इस पद को मैं इस पद के साथ में ला रहा हूं। यहां से एक तो 2 कॉमन आएगा, उसके बाद में सी एम माइनस 2ax हो गया, x कॉमन लेते हुए, और अचर पद के रूप में सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब स्पर्शता का प्रतिबंध की बात अगर करते हैं, कंडीशन फॉर टेंजेंसी,
फॉर अ लाइन विल बी टेंजेंट टू अ पैराबोला हो, विल बी टेंजेंट टू अ सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सभी के लिए स्पर्शता का जो प्रतिबंध होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए इसके अंदर रखते हुए बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, सी एम माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4, ए का अभिप्राय एम स्क्वायर और सी का अभिप्राय सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए 4 हमारा ऑलरेडी कॉमन है, काट लेते हैं। प्रसार करने के बाद स्थितियां देखते हैं क्या है। ये रिजल्ट है सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4ac_m प्लस में 4a स्क्वायर, सामने की ओर गुणा करते हुए माइनस में सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर एम स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया है। अब मुझे सी का मान चाहिए, तो सी का पद मेरे पास में ये है, इसको नेगेटिव है राइट में डाल देता हूँ। तो 4ac_m इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। 4 तीनों पदों में है, काट लेते हैं कॉमन लेने के बाद। a तीनों पदों में है तो a भी हम लोग काट लेते हैं, ये ऐसा a स्क्वायर का a कट गया। अब ये पोजीशन हमारी बन रही है cm इज इक्वल टू a प्लस am स्क्वायर। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, m का भाग लगाना चाहता हूँ, और जब m का भाग लगाएंगे तो c बराबर a अपॉन m का भाग लगाते हुए am, ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। c इज इक्वल टू a बाई m प्लस am। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एस के मौर्य जी कह रहे हैं कि जीके का पेपर का लेवल जो है आज बहुत बढ़िया रहा। देखिए आरपीएससी ने अपना जो है लेवल चेंज कर दिया है, इसको ध्यान देना। अब जो प्रश्न है रटने वाले नहीं आ रहे हैं, अब एनालिटिकल अप्रोच के प्रश्न आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आरएस मेंस का जो अब परीक्षा थी वो यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर एनालिटिकल अप्रोच के प्रश्न डाले गए। इसी प्रकार से जीके के अंदर भी आपको कथन है, कारण है ना, स्टेटमेंट को आपको समझना है, उसको समझ करके अपना रिजल्ट देना है। तो उसको एनालिसिस करने वाले प्रश्न हमारे परीक्षा में रहे हैं। चलिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, समीकरण 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्यू वाई प्लस 6 बराबर 0 दो परस्पर लंब रेखाओं को प्रदर्शित करे तो p प्लस क्यू का मान क्या है। इफ द लाइन्स, इफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस क्यू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइन्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। देखिए दो शर्तें हैं हमारे पास में, एक दो रेखाओं को प्रदर्शन करना और प्रदर्शित होने वाली रेखाओं का लंबवत होना। ये दो कंडीशन के द्वारा दो अननोन वैल्यू p और q निकलेगी आपकी। क्योंकि केवल और केवल रेखाओं के बारे में सोचेंगे तब भी काम नहीं होगा, लंब रेखाओं के बारे में सोचेंगे तब भी काम नहीं होगा। तो आपको सोचना है दो रेखाएं हैं, आपको सोचना है लंब रेखाएं हैं, तो दो अलग अलग रिजल्ट्स होंगे, वहां से p और q आपके निकल करके आएंगे। उन p और q को जोड़ते हुए अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर, आप लोगों ने कोशिश की है, अभी परिणाम के रास्ते के अंदर हैं आप लोग, कमेंट्स अभी आपके आ नहीं रहे हैं, मैं इसको हल कर लेता हूं धीरे धीरे, है ना। सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आएगा लंब रेखाओं की शर्त, है ना। लंब रेखाओं के लिए फॉर परपेंडिकुलर लाइंस हमारी शर्त होती है a प्लस बी बराबर 0, ये होती है।
और a प्लस बी का मतलब हो गया 12 प्लस b का अभिप्राय माइनस p बराबर 0, तो p आपका सीधा सीधा 12 निकल करके आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो p 12 आपका आ गया। अब दूसरी बात करता हूं। अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई? 12x स्क्वायर प्लस 7xy, p का मान अगर 12 आ गया तो माइनस का 12y स्क्वायर माइनस 18x प्लस qy प्लस 6 बराबर 0। अब शर्त दो रेखाओं की, दो रेखाओं के लिए क्या स्थिति होती है? दो रेखाओं के लिए डेल्टा 0 के बराबर होता है। ये डेल्टा 0 जो है, या तो आप जो स्टेटमेंट है अपना ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0 करें, और यह सारणिक के माध्यम से बात करें। तो मैं यहाँ पर सारणिक के माध्यम से बात करने की कोशिश करता हूँ। ABC एंटी क्लॉकवाइज FGH क्लॉकवाइज FGH बराबर 0 होगा, तो लंब रेखाओं का प्रदर्शन हो, सॉरी दो रेखाओं का प्रदर्शन होगा। लंब रेखाओं के लिए तो कर दिया हमने a प्लस बी बराबर 0। मान रखते हुए a x स्क्वायर का गुणांक 12, b y स्क्वायर का गुणांक -12, c अचर पद 6, f y के गुणांक का आधा, y का गुणांक q है तो उसका आधा q/2 यहाँ भी है q/2, f के बाद g x के गुणांक का आधा -9 और h xy के गुणांक का आधा 7/2 बराबर 0। चलिए प्रसार करते हैं और यहाँ से q का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो 12 के साथ में इनका गुणा, माइनस का 12×72 और माइनस का q स्क्वायर बटा 4, माइनस का 7/2 छुपा दिया इसको, इनका गुणा 2 से 6 कट गया, 3 7 या 21, माइनस माइनस का गुणा प्लस 9q/2, और आगे वाला पद माइनस का 9, इसको छुपाने पर इनका गुणा 7q/4 और माइनस का 12 108 बराबर 0। चलिए सर, यहाँ पर हम लोग 4 लसा पर लेकर के उसको फ्री कर देते हैं, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे ना तो 2 और 2 का गुणा यहाँ पर 4 बन रहा है सर। ठीक है, तो देखिए क्या स्थिति है आपके 12, जब मैं यहाँ पर 4 लसा पर ले रहा हूँ तो ये माइनस का 288 माइनस q स्क्वायर, यहाँ -7/2 और 2 लसा पर लेने पर 21 दूना 42 प्लस 9q। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए -9 लसप के रूप में 4, 7q माइनस 432 बराबर 0। ठीक है जी। अब देखो 4 जो है वो हम लोग लसप के रूप में ऐसा काट दिया। आगे बढ़ते हुए गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद माइनस का 12 का 8 से गुणा 96 हासिल 9, 96 और 9 105 हासिल 10, 24 और 10 34, माइनस में 12 q स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए माइनस 7 दूना 14 हासिल 1, 28 और 1 29, माइनस 7 9 63 q, माइनस में 63 q प्लस 9 दूना 18 हासिल 1, 27 1 28 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। कैलकुलेशन जरूर चेक करें सर आप। तो स्थिति क्या बन रही है हमारी, देखो यहाँ से q स्क्वायर का पद जो माइनस का 12 q स्क्वायर है, उसके बाद q का पद, q के पद जोड़ने पर माइनस का 126 q की स्थिति बन रही है। और उसके बाद नंबर्स के अंदर देखिए ये जो है नेगेटिव वाले पद हमारे पास में, माइनस में 6 और 4 10 हासिल 1, 10 5 15 हासिल 1, 3 और 4 7, 3750 ये नेगेटिव वाला, और 3888 पॉजिटिव। गौर करो, तो ये जो रिजल्ट है 138 138 पॉजिटिव प्लस 138 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके अंदर 6 का भाग देते हुए इसको सरल कर सकता हूं। ठीक है, जैसे 6 का भाग देंगे, -6 का भाग दे देते हैं,
माइनस 6 का भाग देने के बाद 2q² प्लस 21q और माइनस में 6 का भाग देते हुए 6 दूना 12 6 तिया 18 बराबर 0। अब इसके जो है गुणनखंड हम लोग करने की बात कर रहे हैं और गुणनखंड 23 और 2 की स्थिति में ही इसके गुणनखंड हो रहे हैं। 2q² प्लस 23q माइनस 2q माइनस 23 बराबर 0। सॉल्व करते हुए q कॉमन आएगा, 2q प्लस 23 माइनस 1 कॉमन आते हुए 2q प्लस 23 बराबर 0। एक फैक्टर 2q प्लस 23, दूसरा q माइनस 1 बराबर 0। q का मान माइनस 23 बटा 2 है और या फिर q का मान 1 है। हमारा परिणाम q के इस मान के साथ दिया जा रहा है। q 1 है और p अगर 12 है तो p प्लस q क्या हो गया? अपना उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 13 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। परवलय y² बराबर 4ax की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो नाभि से गुजरती है। यानी नाभि जीवा की लंबाई की बात कर रहा है, नाभि से गुजरना, और x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ that chord of parabola y² is equal to 4ax which passes from the focus of parabola and makes an angle alpha with x axis. चलिए राम प्रकाश जी, आपका आंसर आ रहा है, एक बार वापस से चेक करना चाहिए हमें। भाई मनीषा जी का आंसर और राम प्रकाश जी का आंसर मैच कर रहा है, तो दोनों को एक बार कह रहा हूं कि शायद वापस एक बार चेक कर लें आप। एक बार दोबारा से अपने आंसर के ऊपर आप विचार करें। भाई परवलय की नाभीय जीवा की लंबाई की बात आपका प्रश्न कर रहा है, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाने की बात कर रहा है। तो पहला काम नाभीय जीवा का समीकरण निकालेंगे हम लोग, और नाभीय जीवा का जब समीकरण निकलेगा उसके बाद जीवा की लंबाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों को आना है। तो चलिए नाभीय जीवा का समीकरण, नाभीय जीवा का समीकरण का मतलब क्या है भाई? शर्त क्या है? नाभि a,0 से गुजरने वाली तथा x अक्ष से अल्फा कोण बनाने वाली जीवा से है। भाई एक रेखा के समीकरण की बात है। भाई नाभि जीवा जो है रेखा है। मनीषा जी दूसरा कमेंट आपका सही आ रहा है। राम प्रकाश जी आपने भी अपना आंसर चेंज कर दिया है और आपका आंसर भी अभी अब सही है। तो a0 से गुजरने वाली और x अक्ष से अल्फा कोण बनाने वाली जीवा आपकी नाभीय जीवा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 0, m का अभिप्राय tan अल्फा x माइनस a। तो y इज इक्वल टू tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय x माइनस a tan अल्फा। समझ गए? तो मुझे बताइए यहां से m का मान क्या बन रहा है? tan अल्फा, और c का मान माइनस a tan अल्फा। अब बताइए जीवा की लंबाई का फॉर्मूला क्या रहेगा? परवलय की जीवा की लंबाई 4/m² स्क्वायर रूट ऑफ a 1 प्लस m² a माइनस mc रहेगा। चलिए वैल्यूज को रखते हुए 4/m², m² का मतलब यहां पर tan² अल्फा से हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a का अभिप्राय a से रहा, 1 प्लस tan² अल्फा हो गया, a है, माइनस m का मतलब है tan अल्फा और c का मतलब है माइनस a tan अल्फा। चलो जी इधर से a कॉमन लेने के बाद सॉल्व करते हैं।
4/10 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट में a 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं, पीछे 1 + 10 स्क्वायर अल्फा बच जाता है। वर्गमूल निकालने पर 4/10 स्क्वायर अल्फा a 1 + 10 स्क्वायर अल्फा रहा। तो रिजल्ट क्या है सर? 4a/10 स्क्वायर अल्फा और 1 + 10 स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? सेक स्क्वायर अल्फा। जब इसको सॉल्व करते हैं आप 4a सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1/cos स्क्वायर। 10 स्क्वायर को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? 1/sin स्क्वायर अल्फा। वापस इस स्टेप को मैं रिपीट करता हूं भाई, सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन 1/sin स्क्वायर हो गया, जो कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। तो 4a कॉसेक स्क्वायर अल्फा, प्यारा सा प्रश्न है हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18 के सापेक्ष बिंदु 4,3 और -2, लैम्डा संयुग्मी बिंदु है, तो लैम्डा का मान क्या होगा? इफ द पॉइंट्स 4,3 एंड -2, लैम्डा आर conjugate points to circle x square plus y square is equal to 18, then find the value of lambda। संयुग्मी बिंदु होने की स्थिति में लैम्डा का मान क्या है? भाई आपको हिंट दे देता हूं अगर आप कहें तो। भाई संयुग्मी बिंदु का मतलब क्या है कि भाई पहले बिंदु की ध्रुवी पर दूसरे बिंदु का होना और दूसरे बिंदु की ध्रुवी पर पहले बिंदु का होना, तो ऐसी स्थिति चलिए सर, आपके दिमाग में आया होगा संयुग्मी बिंदु कंजुगेट पॉइंट्स क्या हुआ करते हैं। भाई दो बिंदु इस प्रकार से है कि पहले बिंदु की ध्रुवी पर दूसरे बिंदु का होना और दूसरे बिंदु की ध्रुवी के ऊपर पहले बिंदु का होना, अगर वृत्त के सापेक्ष ऐसी स्थिति बनती है तो वे बिंदु हमारे संयुग्मी बिंदु कंजुगेट पॉइंट्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब मुझे करना क्या होगा कि जो पहला बिंदु जहां पर लैम्डा नहीं है उसकी ध्रुवी का समीकरण उस वृत्त के सापेक्ष ज्ञात कर लेना है, और उस ध्रुवी के ऊपर दूसरा बिंदु है संतुष्ट करवाते हुए लैम्डा का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18 के सापेक्ष बिंदु 4,3 की ध्रुवी t बराबर 0 से होता है, और t बराबर 0 का मतलब है अपना फॉर्मूला x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर की फॉर्म में x(x1) के स्थान पर 4, y(y1) के स्थान पर 3 बराबर में 18। तो ये रिजल्ट रहा 4x प्लस 3y बराबर 18। ये पहले वाले बिंदु की ध्रुवी दिए गए वृत्त के सापेक्ष हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब चूंकि दोनों बिंदु संयुग्मी हैं, इसका मतलब पहले बिंदु की जो ध्रुवी निकल गई इक्वेशन नंबर 1, उस ध्रुवी के ऊपर दूसरा बिंदु है। ठीक है, बिंदु -2, लैम्डा संयुग्मी बिंदु होने के कारण इक्वेशन 1 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट क्यों करेगा? अभी हमने डेफिनेशन की बात की है, संयुग्मी बिंदु होने पर पहले बिंदु की ध्रुवी पर दूसरा बिंदु
और दूसरे बिंदु की ध्रुवी पर पहला बिंदु का होना है। तो चलिए संतुष्ट करो। 4 x के स्थान पर -2 + 3 y के स्थान पर लैम्बडा बराबर 18। सॉल्व करते हुए 3 लैम्बडा बराबर माइनस का 8 उधर गया, 18 और 8 कुछ गड़बड़ हो रही है, 26 और लैम्बडा का मान 26/3। कैलकुलेशन वापस से एक बार चेक कर लें सर, अदरवाइज जो है अपना यहाँ पर 18 के स्थान पर 16 करें तो 16 और 8 24, फिर अपना उत्तर 8 आ जाएगा। चलिए सर कैलकुलेशन को हम लोग जो है यहाँ पर 18 के स्थान पर 16 कर लेते हैं ताकि अपना आंसर जो है यहाँ पर मैच हो जाए फटाक से। देखिए किस प्रकार से स्थिति है, x² + y² बराबर 16, ठीक है। तो यहाँ पर a² में 16 16 हो गया, इधर 16 हो गया, 16 और 8 24 और x का मान 24/3। अपना उत्तर क्या रहा 8। यानी जो प्रश्न लिखने में मेरे से शायद गलती हो गई होगी। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं समझ में आया। संयुग्मी बिंदु क्या है भाई, आपको ध्रुवी निकालना है और ध्रुवी को दूसरे बिंदु के द्वारा संतुष्ट कर देना है, वो आपके संयुग्मी बिंदु होने की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न कह रहा है दीर्घवृत्त 3x² - 2xy + 3y² - 10x - 18y + 19 बराबर 0 का केंद्र क्या है। फाइंड द सेंटर ऑफ इलिप्स। जो इलिप्स आपको दे रखा है उसका केंद्र बिंदु क्या है। फाइंड द सेंटर ऑफ इलिप्स। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको भी हम लोग 3 स्टार लगा सकते हैं। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना। और ये प्रश्न हमने एक बार नहीं, जब सिलेबस पढ़ा है तो 3 बार इस प्रश्न को हम लोगों ने किया अलग अलग स्थितियों के अंदर। पेयर ऑफ लाइंस प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हमने किया, दीर्घवृत्त के केंद्र के लिए हमने किया, अति परवलय के केंद्र के लिए हम लोगों ने किया है ना। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस और द सेंटर ऑफ इलिप्स और द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, इन तीनों का एक ही रिजल्ट है, एक ही प्रोसेस है। मतलब रिजल्ट होने का मतलब एक जैसा प्रोसेस है। चलिए मनोज जी अपना जो है आंसर आप दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं सही होगा आपका उत्तर। क्या करना चाहिए, यहां पर हमें दे रखा है fxy 3x² - 2xy + 3y² - 10x - 18y + 19। चलिए जसवंत जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मनोज जी की तरह। हमें करना होगा डेल f/del x बराबर 0, और जब x के रेस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हैं तो 6x - 2y - 10 बराबर 0 भाग देते हुए 2 का 3x - y - 5 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड del f/del y दैट इज इक्वल टू 0। y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो रिजल्ट रहा माइनस का 2x प्लस का 6y - 18 बराबर 0। मैं यहाँ पर -2 का भाग दे देता हूँ और -2 का भाग देने पर x - 3y + 9 बराबर 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है या बाय ऑप्शन मुझे इसको चेकआउट कर लेना है, तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास में रिजल्ट्स भी बहुत प्यारे से हैं, तो मैं इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, है ना। ऑप्शन से जब ए ऑप्शन की बात करेंगे, अब देखो सर -4 1 रखना, तो -4 1 रखने पर क्या आ रहा है, -4 1 रखने पर -12 -1 -5, तो ये 0 के बराबर तो नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की बात कर लेता हूं, -4 रखने पर -4 1 रखने पर -3 + 9, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 3 रखने पर 3 तिया 9 -4 -5 बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है। और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा देते हैं, x के लिए 3 -12 + 9 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी अपने प्रश्न का उत्तर आ गया। या तो समीकरण जो 1 और 2 बनी उसको सॉल्व करें, 3 जगह प्रश्न है। जो पेयर ऑफ लाइंस होगी इसी प्रकार से होगी, उसका प्रतिच्छेद बिंदु भी इसी तरीके से ज्ञात करते हैं। दीर्घवृत्त का केंद्र और अति परवलय का केंद्र इसी तरीके से ज्ञात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। परवलय
वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु T पर खींची गई नाभीय जीवा की लंबाई कितनी है? भाई ये सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, डिटेल के अंदर बात की है। चलिए राम प्रकाश जी आपका आंसर आ रहा है, उत्तर है सही। नाभीय जीवा की लंबाई, गौर कीजिए दो रिजल्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। एक रिजल्ट पढ़ा है हम लोगों ने T1 व T2 को मिलाने वाली, T1 और T2 को मिलाने वाली जीवा की लंबाई। आपके दिमाग में आएगा जीवा की लंबाई रहेगी A T1 माइनस T2 स्क्वायर रूट ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से जो है जीवा की लंबाई होती है, जो सामान्यतः हमारी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। नंबर दूसरा, T1 व T2 को मिलाने वाली नाभीय जीवा की लंबाई, ये पूछा जा सकता है। नाभीय जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स T1 T2, तो ये रिजल्ट होता है A T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नाभीय जीवा के लिए जो रिजल्ट होता है वह हमारा T1 T2 बराबर -1 होता है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं -4 गुणा -1 से, तो रिजल्ट क्या होता है -4 T1 T2, तो ये रिजल्ट T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बन जाता है, और उसका वर्गमूल बाहर आकर के T1 माइनस T2 होता है, जो कि स्क्वायर रहा। और तीसरी चीज, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है परिणाम, और ये परिणाम भी महत्वपूर्ण है, T पर खींची नाभीय जीवा की लंबाई, नाभीय जीवा की लंबाई, तो T2 को हमारे द्वारा T1 को T में और T2 को इस फॉर्मूले के माध्यम से -1/T में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट A T प्लस 1/T का होल स्क्वायर बनता है। तो ये परिणाम हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो इन परिणामों को सीधा सीधा हमको याद रखना होगा। SK मौर्य जी आपका आंसर बिल्कुल सही था, पहले राम प्रकाश जी का सही था और उसके बाद मौर्य साहब आपका आंसर सही था। चलिए प्रश्न है दीर्घवृत्त इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 150y प्लस 129 बराबर 0 की नाभि लंब की लंबाई कितनी है? नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 150y प्लस 129 इज इक्वल 0। और फिर से मेरा निवेदन, जो आज ही की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई मुझे उत्केंद्रता के लिए, नाभि लंब की लंबाई के लिए इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा पॉजिटिव मान, वो बी स्क्वायर का रूल, और वाई स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा पॉजिटिव मान, वो ए स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। और जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको नजर आ रहा है बाय ऑब्जर्वेशन, आपको बगैर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए, तो नाभि लंब की लंबाई हमारे द्वारा ज्ञात की जा सकती है। चलिए सर, यहाँ पर बी स्क्वायर जो है वो 4 है और ए स्क्वायर जो है वो 25 है। इसका मतलब ए बड़ा है बी से, पहली चीज़ तो ये दिमाग में आए। और जब ये बड़ा दिमाग में आएगा तो नाभि लंब की लंबाई भी दिमाग में आ जाएगी। नाभि लंब की लंबाई क्या रहेगी सर? 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 बी स्क्वायर का मतलब 4, ए का मतलब 5, तो कुल मिला कितना हो गया? 8/5 इकाई। ऑप्शन नंबर ए अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा प्रश्न है परवलय की नाभीय जीवा के अंतःखंड क्रमशः 4 और 6 हैं। द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला, द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला आर
4 and 6 फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई कितनी है। भाई एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा है, चलिए इसको हल करता हूं। देखिए हमारे दिमाग में आना चाहिए नाभीय जीवा के अंतःखंडों का, नाभीय जीवा के अंतःखंडों का हरात्मक माध्य जो होता है वह क्या होता है, अर्ध नाभि लंब की लंबाई होता है, अर्ध नाभि लंब की लंबाई के बराबर है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में आए कि 4 और 6 का हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य 2a के बराबर है। अब हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन a प्लस b होता है। जब इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो 2, a का मान 4, b का मान 6 बटा 4 प्लस 6 बराबर 2a। सॉल्व करने पर 2a आपका हो गया 6 चौका 24, 24 गुना 48 बटा 10 के बराबर हो गया, और 48 बटा 10 का मतलब 24 बटा 5 हो गया। ठीक है 2a। अब आपका प्रश्न कह रहा है नाभि लंब की लंबाई क्या है, नाभि लंब की लंबाई 4a है, 2 गुणा 2a, 2 गुणा 24 बटा 5, कितना उत्तर आ गया 48 बटा 5। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी समझ में आई होगी, बहुत प्यारी सी स्थिति है हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है रेखा lx प्लस my प्लस n बराबर 0 परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के सापेक्ष अगर ध्रुव है, सॉरी रेखा का परवलय के सापेक्ष ध्रुव क्या है। फाइंड द पोल ऑफ अ लाइन, फाइंड द पोल ऑफ लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। चलिए राम प्रकाश जी का आंसर आ रहा है, एक बार वापस से चेक कर लेना चाहिए राम प्रकाश जी अपने को। भाई आपको करना क्या होगा, भाई ध्रुव को मानना है, उस बिंदु की ध्रुवी निकालनी है और दी गई रेखा के साथ में कंपेयर आपको करना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। राम प्रकाश जी दूसरा आंसर आपका सही आ रहा है। तो माना ध्रुव जो है वह x1 y1 है, तो इसलिए ध्रुवी क्या हो जाएगी, यहां पर ध्रुवी t बराबर 0 रहा। चूंकि परवलय है y स्क्वायर की फॉर्म में है, तो y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 की बात करेगा, मान रखते हुए एज इट इज है y1, a एज इट इज है 2ax प्लस 2ax1। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2ax माइनस y1 प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये ध्रुवी का समीकरण हो गया जो हम लोगों ने फॉर्मूले के माध्यम से t बराबर 0 से ज्ञात किया है, ध्रुव को x1 y1 लेते हुए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर बताइए ध्रुवी कौन है। ध्रुवी रेखा है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की क्या करनी चाहिए, तुलना करनी चाहिए। और जब तुलना करेंगे तो x के गुणांकों के अनुपात की बात करूंगा 2a अपॉन l, y का गुणांक माइनस y1 अपॉन m, और अचर पदों की बात करते हुए 2ax1 अपॉन n। मुझे x1 y1 का मान चाहिए। जब पहले और दूसरे का कंपेयर करता हूं तो y1 निकल के आता है माइनस 2am अपॉन l, और जब मैं पहले का तीसरे साथ में कंपेयर करता हूं 2a कटने के बाद x1 निकल के आता है n अपॉन l। तो इसलिए ध्रुव क्या हो गया, ध्रुव हो गया n अपॉन l माइनस 2am अपॉन
L। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि भी ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहेंगे और आपने वापस से इसको समझना की कोशिश की होगी, वापस कुछ चीज़ें आपको रिकॉल भी हुई होगी। चलिए आज के लिए हम लोग इतनी बात करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 11th-12th का पोर्शन है। तो अगली 1 से 2 क्लासेस हमारी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th-12th के ऊपर रहेगी, फिर 1 से 2 क्लासेस 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ग्रेजुएशन पार्ट के ऊपर रहेगी। तो अगली 4 क्लासेस आपकी फिक्स हो गई, ये समझ लें, है ना। 2 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th-12th वाला पोर्शन जिसके अंदर प्लेन है, लाइन है और उसके वेक्टर फॉर्मेशन भी है। और इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट जो है वो 3D ग्रेजुएशन पार्ट जिसके अंदर स्क्वायर है, कोन है और बेलन सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अगली 4 क्लासेस के लिए आप तैयार होंगे। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।